हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी फिल्म ड्रीम गर्ल 2 की, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, 2019 में आयुष्मान खुराना की एक फिल्म आई थी ड्रीम गर्ल। इसकी कहानी, इसके कैरेक्टर्स, इसकी राइटिंग और जो इसका ह्यूमर है थोड़ा एजी जरूर था, लेकिन इट वाजंट वल्गर। इस फिल्म को खूब पसंद किया था दर्शकों ने एंड इट टर्न्ड आउट टू बी आयुष्मान खुराना's बिगेस्ट हिट। 4 साल के बाद अब इसका एक स्पिरिचुअल सीक्वल आया है। डायरेक्टर राज चांदिलिया रिटर्न्स अगेन, बट जो पहली फिल्म के जो राइटर है निर्माण डी सिंह, वो सेकंड फिल्म में नहीं है। और यहाँ पे शांडिल्य जी का साथ दिया है वन राइटर कॉल्ड नरेश कथूरिया। दोस्तों, हम आयुष्मान खुराना की बात करते हैं तो आई थिंक ही इज वन ऑफ द परहैप्स द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। और इनकी जो खूबियत ये है कि ऑब्वियसली ये बेहतरीन एक्टर तो है ही, लेकिन ये जाने जाते हैं अपने करियर चॉइसेस के लिए। एंड ड्रीम गर्ल वाज वन ऑफ दोज बोल्ड मूव्स कि जहाँ कैसे एक आदमी आर्थिक समस्या के कारण वो एक लव कॉल सेंटर में काम करता है एंड ही स्पीक्स इन अ फीमेल्स वॉइस एंड वूज लस्टी कस्टमर्स। तो खैर, पहले ये क्लियर कर देता हूँ, ये एक स्पिरिचुअल सीक्वल है और लेकिन दोनों फिल्मों की जो मैं कहूँगा दुनिया है वो थोड़ी अलग है। हाँ, बस जो एक कॉमन फैक्टर है वो है हमारे 3 प्रोटैगनिस्ट, जिसके अंदर है हमारे करम, आयुष्मान खुराना, जगजीत, अनु कपूर, जो करम के पिता हैं, एंड देन बेस्ट फ्रेंड स्माइली, मनजोत सिंह। तो खैर, इन तीनों के नाम वही है पहली फिल्म के, बट ड्रीम गर्ल 2 की जो दुनिया है और जो इसकी प्रॉब्लम है वो थोड़ी अलग है। अब खैर, यह अगर कम शब्दों में कहूँ तो हाँ, आर्थिक समस्या तो यहाँ पे भी है, बट आर्थिक समस्या के अलावा यहाँ पे करम साहब वो इश्क में पड़े हैं परी के, प्लेड बाय अनन्या पांडे। और क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, तो इसलिए जो परी के पिता हैं श्रीवास्तव जी, मनोज जोशी, वो एक कंडीशन रखते हैं, एक मैंने प्यार किया काइंड ऑफ कंडीशन रखते हैं करम के सामने कि आप पहले एक स्टेबल नौकरी पालो और अगर आपके बैंक बैलेंस में 20-25 लाख रुपए हो, तब जाके मैं सोचूंगा कि मेरी बेटी का हाथ आपके हाथ में देना चाहिए कि नहीं। तो खैर, स्माइली भाई साहब वो करम से एक प्रस्ताव रखते हैं कि आप, मेरा एक बार है आगरा में, क्यों ना आप वहाँ जा तो कुछ समय तक एक लड़की बन के, एक बार डांसर बन के आप थोड़े टाइम वहाँ काम करो, बिकॉज ऑब्वियसली बचपन से आप नाटक करते हो और बचपन से ही आप लड़की बनते थे प्लेस के अंदर, तो ऑब्वियसली कोई आपको पहचानेगा कि नहीं कि आप नर हो या नारी। तो खैर, ना चाहते हुए भी मजबूरी में करम ये जॉब ले लेते हैं और ऑब्वियसली आर्थिक समस्या तो है ही, लेकिन साथ ही साथ करम ये चीज कर रहे हैं अपने प्यार के लिए, और लव के लिए करम कुछ भी करेगा। तो खैर, उन्हें तो लगता है कि शायद कुछ समय बार में काम करके वो पैसे कमा लेंगे और फिर अपना लोन क्लियर कर लेंगे, लेकिन एज इट ऑलवेज हैपेंस कि जब आप अपने लाइफ में एक मैं कहूँगा टेढ़ा मेढ़ा डिसीजन जब आप लेते हो, तो जाहिर है दैट लीड्स टू केओस। और जैसा कि पहली फिल्म में था कि वहाँ पे तो पूजा की आवाज की कई दीवाने हो गए थे, यहाँ पे ऑब्वियसली पूजा की शक्ल को लेके कई दीवाने आ जाते हैं, जिसके अंदर ऑब्वियसली प्रमुख है, एक है हमारे सोना भाई विजय राज, फिर एक लोन रिकवरी एजेंट है टाइगर पांडे। खैर, जैसे उनकी शक्ल है और उनकी पर्सनालिटी वो बिल्कुल उनके नाम से मैच नहीं करती। आई थिंक फिल्म में जो एक मेजर मैं कहूँगा कॉन्फ्लिक्ट तब आती है कि जब करम, माफ करना, जब स्माइली है, वो यहाँ पे करम अकेले नहीं है लव चैलेंज में। स्माइली जो है, उन्हें एक मुस्लिम लड़की सकीना अनुभा मिश्रा, उनसे प्यार हो गया है। और स्माइली को तो खैर पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सकीना के पिता हैं अब्बू सलीम, प्लेड बाय परेश रावल, वो स्माइली से एक कंडीशन रखते हैं कि देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरी बेटी से प्यार करते हो, मेरी बेटी आपसे प्यार करती है, मुझे आपके निकाह से कोई प्रॉब्लम नहीं, के लिए हाँ, आपको मेरी एक बात, मेरा एक काम पूरा करना होगा। और काम यह है कि जो उनके एक बेटे हैं शाहरुख अभिषेक बैनर्जी, वो एक लड़की ने उनका दिल तोड़ दिया था और वो कई समय से डिप्रेस्ड है। हालत तो कुछ ये है कि वो किसी से बात नहीं करती और वो उनके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं है। तो खैर, सलीम साहब, अबू सलीम साहब हमारे, वो स्माइली से दरख्वास्त करते हैं कि यदि आप मेरे बेटे के चेहरे पे मुस्कान लाने में अगर आप सफल हो गए तो मैं अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दे दूंगा। अब खैर, स्माइली तो इस काम में तो माहिर नहीं है, तो वो अपने दोस्त करम को बोलते हैं, क्यों ना आप इस घर में आइए पूजा बन के और इस आदमी के चेहरे पे एक स्माइल लाइएगा। शुरू में तो खैर ये तकलीफ होती है, बट इवेंचुअली हमारे शाहरुख साहब, उनके चेहरे पे एक स्माइल आ ही जाता है। तो खैर, तब करम को लगता है कि शायद उनका काम यहाँ खत्म, लेकिन फिर अबू सलीम साहब एक बाउंसर छोड़ते हैं। जब वो करम, पूजा और
जगजीत सिंह, हु ऑब्वियसली इज द फादर ऑफ करम, उनके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं, अच्छी खासी मेहर की रकम देंगे, और वो कहते हैं कि आप अपनी बेटी पूजा का हाथ मेरे बेटे शाहरुख के हाथ में दे दीजिएगा। तो खैर जाहिर है, अब यहाँ पे तो खैर एक नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट है ही। और फिर जैसे ये कहानी बढ़ती है, इसके साथ ऑब्वियसली यहाँ पे तो उन्हें अपनी एक झूठ को छुपाना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो बाकी दीवाने पूजा के पीछे लगे पड़े हैं, उन्हें भी मैनेज करना या उन्हें भी टैकल करना, वही सबसे बड़ा चैनल है। अब जाहिर है, एक जो टेम्पलेट पहली फिल्म का था वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन जो आई थिंक सबसे बड़ा मेजर फर्क ये है कि पहली फिल्म की जो कहानी थी ऑब्वियसली एक नॉवल स्टोरी थी, लेकिन जो उसका स्क्रीन प्ले था, उसके अंदर जो मैं कहूँगा प्रॉब्लम्स थी, कॉन्फ्लिक्ट्स थी, ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, जो भी वो बिल्कुल ऑर्गेनिक थे। एंड वो एक एंटरटेनिंग फिल्म थी, लेकिन साथ ही साथ ड्रीम गर्ल 1, उसका जो एक सटल मैसेज था कि दैट इट स्पोक अबाउट लोनलीनेस एंड हाउ ऑर्डिनरी इंडियन मेन वो कितना एक लड़की से ढंग से बात भी नहीं कर पाते, और जब उस फ्रस्ट्रेशन में फिर देन दे गो अराउंड लुकिंग फॉर द पूजास ऑफ द वर्ल्ड। अब सेकंड फिल्म में एक पूजा तो है ही, और यहाँ पे भी आर्थिक समस्या है ही, लेकिन आप सोचने पे मजबूर होते हैं कि इस फिल्म की ड्रीम गर्ल 2 में क्या कोई सोशल मैसेज है। टू बी ऑनेस्ट, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। तो आई थिंक स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू और फिल्म देख के ऐसे लगता है कि शायद दिस ड्रीम गर्ल 2 इज मेड मोर आउट ऑफ आई वुड से कमर्शियल ग्रीड देन एनी जेन्युइन डिजायर। इस फिल्म का मैसेज क्या है, वो तो टू बी ऑनेस्ट हमें अब तक क्लियर नहीं है। हाँ, आई थिंक मैं ये कह सकता हूँ कि क्रॉस कल्चरलिज्म इज फाइन। इस फिल्म डायरेक्टर राजचंदेले की एक कोशिश है इंडिया उत्तर प्रदेश के गंगा जमुना तहजीब को दिखाने की, लेकिन इस कहानी में मैं कहूँगा कि गंगा जमुना तो है, बट तहजीब वो हमें इतनी नहीं दिखती है, बल्कि आपको ये सोचने पे मजबूर करती है कि जिस अंदाज में यहाँ का जो अबू सलीम परिवार है, जो उन्हें जिस तरीके से दिखाया है, वो शायद आपको इट विल मेक यू क्वेश्चन कि भाई क्या कहीं डायरेक्टर साहब किसी कम्युनिटी क्या उनके ऊपर कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। अब अबू सलीम एज ए कैरेक्टर परेश रावल जी, वो तो हमें कुछ इतना खास समझ नहीं आया, और फिर जो उनके बेटे हैं शाहरुख, अब शुरू में तो खैर ये डिप्रेस दिखाए हैं, लेकिन आगे जाके पता चलता है कि इनके डिप्रेशन का कारण क्यों था, और साथ ही साथ कुछ एक पर्सनल डिस्क्लोजर होता है जिसके बारे में मैं कहूँगा नहीं, बट ये आपको जरूर सोचने पे मजबूर करेगी कि अगर कैरेक्टर ऐसा है तो इसका नाम शाहरुख रखने की क्या कोई खास वजह थी। फिर अबू सलीम की एक बहन है जुमानी, प्लेड बाय सीमा पावा, और इनका 3 बार तलाक हो चुका है, और हाल ही में इनका तीसरा तलाक हुआ है। और कई साल पहले अजमेर शरीफ के एक बाबा ने इनसे कहा था कि आने वाले पल में आपकी फिर शादी होगी, और आपकी शादी एक कम उम्र के लड़के से होगी। अब यहाँ पे जो जुवानी आस लगाए बैठी है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि करम होगा। अब सलीम परिवार के जो मैं कहूँगा दादा हैं, दैट्स प्लेड बाय वेटरन एक्टर असरानी, वो बेचारे बस व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं, और हमें ऐसा लगा कि दैट इस कैरेक्टर को थोड़ा इनसेंसिटिव तरीके से दिखाया गया है। आई थिंक पहली फिल्म की जो जैसे हमने कहा खास बात थी उसकी ह्यूमर की, यहाँ पे हम देयर आर सम जेन्युइनली फनी सीन्स स्पेशली इन्वॉल्विंग सीमा पाहवा, बट ओवरऑल ऐसा लगा कि शायद एक सेंसिटिविटी मिसिंग थी यहाँ पे। ऑब्वियसली पहली बार तो आप जिस अंदाज में इस फैमिली को दिखा रहे हो वो थोड़ा मुझे कहूँगा थोड़ा डूबियस लगा है, लेकिन और मैं कहूँगा कि ह्यूमर के नाम पे यहाँ पे आपको एक टॉयलेट ह्यूमर देखने को मिलता है। और आई थिंक जो सबसे बुरी बात जो मुझे लगी कि किस तरह से ये फिल्म श्रीलंका की जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी उसका एक सेंटेंस में उसका एक मजाक उड़ाती है। और ड्रीम गर्ल एजी जरूर थी, बट इट वाज स्टिल अ वेरी फन लविंग फिल्म फॉर द एंटायर फैमिली। लेकिन यहाँ पे जो हालात है फिल्म के अंदर, ड्रीम गर्ल 2 में एक सीन है जहाँ पे सोना भाई वो अपने 2 छोटे बच्चों को उनके 2 छोटे लड़के हैं उन्हें लेके आते हैं पूजा से मिलवाने के लिए, और जिस अंदाज में वो बच्चे बात कर रहे हैं, शायद उनमें से एक बच्चा कहता है कि दोनों एकदम से अपनी नई होने वाली मम्मी के गले लग जाते हैं, और एक बच्चा कहता है कि मुझे दूध पीना है। तो ऑब्वियसली दीज थिंग्स, ये चीज़ें आप आई थिंक अगर आप प्राइवेट स्पेस में ऐसी चीज़ें करते हैं तो ठीक है, बट पर्दे पे ये चीज़ें मेरे ख्याल से इट्स नॉट, आई वुडंट कॉल इट ह्यूमर। तो खैर ओवरऑल आई थिंक इस फिल्म का जो ह्यूमर है, आई थिंक हाँ कुछ लोगों को शायद जरूर अपील करेगा,
लेकिन बट इफ़ यू आर अ सेंसिटिव पर्सन, और शायद इस फिल्म का जो ह्यूमर है वो आपको इतना नहीं पसंद आएगा। ओवरऑल मैं कहूँगा कि ड्रीम गर्ल 2 ये डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि मेन है कि इसके स्टोरी, इसके स्क्रीन प्ले में दम नहीं है। तो बस खैर ये कहूँगा कि जो द वन थिंग दैट वर्क्स इन द फेवर ऑफ दिस फिल्म इसकी इसकी जो कास्ट है, खासकर जो मैं यहाँ पे कहूँगा ट्रिपल ए है। एक ए आयुष्मान खुराना, ए अन्नू कपूर, और तीसरे हैं हमारे अभिषेक बैनर्जी। इन तीनों का काम तो मैं कहूँगा अच्छा है। बाकी एक्टर्स की बात करूँ तो अनन्या पांडे, उनका कुछ ज़्यादा यहाँ पे मेरे ख्याल से स्कोप नहीं था इस कैरेक्टर पर ही था। हाँ, उन्होंने एक नोज रिंग पहनने से उनके चेहरे पे उनकी एक स्क्रीन प्रेजेंस में मैं कहूँगा और बढ़ जाती है, लेकिन देयर वाज़न्ट रियली मच फॉर अनन्या टू एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि एक बॉम्बे की लड़की, वो एक ऐसी यूपी बेस्ड फिल्म में काम करती है, और सिर्फ आपके हर सेंटेंस से पहले जे लगाने से एक मुंबई लड़की को आप एक मथुरा की लड़की में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। खैर सीमा पावा जी का काम मुझे अच्छा लगा है, ऑल्दो शायद राइटिंग उनकी बेहतर हो सकती थी कैरेक्टर की, बट उनका काम मैं कहूँगा अच्छा है। हमने शुरुआत की थी आयुष्मान खुराना से, अब जाहिर है अब इस रिव्यू का अंत भी हम आयुष्मान से ही करें। अब बतौर एक्टर बहुत कम ऐसा होता है कि जब आयुष्मान एक अच्छी परफॉर्मेंस ना दे। ड्रीम गर्ल 2 में भी उन्होंने जम के काम किया है, और खासकर जो उनकी फिजिकलिटी, डुअल, ऑब्वियसली ही इज प्लेइंग डुअल कैरेक्टर्स, वन मैन एंड देन ही टर्न्स इनटू अ फीमेल, तो जाहिर है दोनों की एक डिफरेंट एक फिजिकल रिक्वायरमेंट थी, और दोनों चीजों में अगर आप देखेंगे तो ही इज डन अ फैबुलस जॉब। बट एज दे ऑलवेज से फिजिकलिटी इज ओनली हाफ द जॉब डन। यदि एक्टर उसमें एक इंटेंसिटी ना लाए तो फिर उस कैरेक्टर में आप उसमें आप इतना बिलीव नहीं करते, और कहना पड़ेगा वंस अगेन आयुष्मान खुराना हैज डन अ वेरी गुड जॉब। ही कन्विंसेस यू बोथ एज करम एंड एज पूजा। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली एक चीज जो शायद पहली बार हम उनके करियर में कहेंगे कि ही इज प्लेड ऑब्वियसली दिस ऑर्डिनरी गाय इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन मेनी टाइम्स बिफोर, लेकिन शायद पहली बार हमें थोड़ा दुख भी और ऐसा लगा कि शायद पहली बार आयुष्मान इज गेटिंग एक्सप्लॉइटेड इन अ फिल्म। ड्रीम गर्ल 1 में जो आर्थिक समस्या थी, करम और उनके पिता जगजीत के काफी सारे लोन्स थे, तो उस फिल्म में जो भी सिचुएशंस डेवलप हुई मैं कहूंगा वो एक ऑर्गेनिक थी, और एक देयर वाज अ सर्टेन एम्पैथी फैक्टर। लेकिन यहाँ आपको ऐसा लग रहा है दैट पुअर करम इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड, और ये इन्हें एक्सप्लॉइट कोई और नहीं कर रहा है बल्कि उनके पिता जगजीत एंड हिज बेस्ट फ्रेंड स्माइली। तो खैर डिस्पाइट आयुष्मान खुराना's बेस्ट एफर्ट्स, ड्रीम गर्ल 2 मार खाती है उसकी स्टोरी और स्क्रीन प्ले में। आयुष्मान एज ऑलवेज ही इज नोन फॉर हिज चॉइसेस। इस चीज के लिए कई बार उनकी तुलना आमिर खान साहब से भी की जाती है, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ, इवन द ग्रेट आमिर खान, नो वन इज परफेक्ट, एंड इवन द ग्रेट आमिर खान, उनकी पिछली 2-3 फिल्में कुछ खास नहीं रही है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यहाँ पे आयुष्मान खुराना ने हैज अर्ड विथ हिज चॉइस और मिसजज्ड द स्क्रिप्ट ऑफ ड्रीम गर्ल 2, बट डीप विद इन even he would know that having any high expectations from Dream Girl 2 that will be akin to daydreaming। तो खैर अगर रेटिंग की बात करूं तो हम देते हैं ड्रीम गर्ल 2 को 5 में से 1.5 स्टार्स।